गुड मॉर्निंग। कल हमने जो परमाणु है, अणु है, यौगिक है और मिश्रण है उसकी सामान्य जानकारी है वो हमने प्राप्त की थी, जिसमें हमने परमाणु को है वो सबसे सूक्ष्म कण बताया था और जो अणु है उसे हमने परमाणुओं का जो समूह होता है उसे अणु कहते हैं। तत्व है एक समान जो परमाणु होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। इन सभी के बारे में है कल हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है और इससे संबंधित जो भी मॉडल हैं वो दिए गए हैं उनके बारे में है वो हम विस्तार से है वो चर्चा करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन है उसे फादर ऑफ एटम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने है वो परमाणु सिद्धांत के है वो बारे में बताया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ यौगिक तत्व हो चाहे यौगिक हो मिश्रण हो वो सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। इन्हें परमाणु कहते हैं। जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर है वो दिया गया। परमाणु सिद्धांत किस किस आधार पर दिया गया? रासायनिक संयोजन द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर परमाणु सिद्धांत है वो दिया गया। जो प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है उसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ यानी कि जो वस्तु स्थान घेरती है और उसका जो निश्चित द्रव्यमान होता है वह सारी जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे कि पेन है, इस जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा है वो हम छू सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं और हमारी जो कर्मेंद्रिय हैं उनके द्वारा है वो हम पकड़ सकते हैं। ये सारी जो वस्तुएं हैं वो कहलाती है पदार्थ। वायु है, जल है, सिक्का है, पेन पेंसिल किताब जो भी वस्तुएं हैं वो सभी किससे मिलकर बनी हुई होती है? वो होती है परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है। पदार्थ का सबसे जो सूक्ष्म कण है वो परमाणु कहलाता है। परमाणु है वो अविभाजित कण होता है। एक ही तत्व के सभी जो परमाणु होते हैं वो समान अथवा आकार व रासायनिक गुणधर्म में भिन्न भिन्न होते हैं। जो परमाणु होते हैं वो आकार व रासायनिक गुणधर्म में है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भार आकार व रासायनिक गुणधर्म में भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु है वो केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में ना तो ये बनाए जा सकते हैं और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। जो परमाणु सिद्धांत है उनके बारे में डाल्टन ने बताया। जो पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म कण है वो परमाणु होता है। जो परमाणु होता है एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु भार है आकार है और रासायनिक गुणधर्म में है वो भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में है वो परमाणु है उन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो परमाणु के बारे में है वो इस प्रकार की जो व्याख्या है वो करता है। अब हम जो हमारा मॉडल है परमाणु मॉडल है उनके बारे में है वो चर्चा करेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल है उनके बारे में है वो हम विस्तार से है वो चर्चा करेंगे। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल है जिसे कहा जाता है। परमाणु की जो संरचना का जो पहला मॉडल दिया वो जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया परमाणु के बारे में 1898 के अंतर्गत। जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल है वो दिया। इन्होंने बताया कि जो परमाणु का जो बाहरी आवरण है यानी गोला है उसे इन्होंने धनावेश बताया, जबकि जो अंदर में है वो इलेक्ट्रॉन है वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो इन्होंने व्याख्या परमाणु के बारे में है वो की। परमाणु होता है वो 10⁻⁻10 मीटर आकार का धनावेशित गोला। किसने बताया? थॉमसन ने बताया। इसमें समान मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन है वो वितरित होते हैं। यह प्लम पुडिंग मॉडल भी है वो कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये क्रिसमस केक है जहाँ इलेक्ट्रॉन को प्लम की तरह और पुडिंग को
प्रोटॉन की तरह है वो माना गया है। इन्होंने जो परमाणु की जो व्याख्या की, इन्होंने बताया कि जो क्रिसमस का जो केक आता है उसमें जो बाहरी जो आवरण है वो इन्होंने बताया कि ये होता है प्रोटॉन। इसमें जो जो प्लम की तरह जो होते हैं इस वो केक के अंतर्गत है, वो इन्होंने क्या बताए, इलेक्ट्रॉन बताए। जैसे कि हम भारतीय परंपरा के अनुसार जो तरबूज है वो मानते हैं कि तरबूज का जो लाल जो भाग होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन। जबकि जो मध्य में जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि ई। बूंदी के जो लड्डू होते हैं, एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो बूंदी के लड्डू है, जो बाहरी जो लड्डू हुआ वो क्या हो गया, प्रोटॉन। और जो बूंदी बूंदी है बीच बीच में वो क्या बताई, वो बताई कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में धनावेश व ऋण आवेशित कण है वो समान रूप से होते हैं। परमाणु है वो विद्युत रूप से है वो उदासीन है, वो माना गया। थॉमसन ने है वो बताया कि परमाणु में धनावेश व ऋण आवेशित दो कण पाए जाते हैं, जिसके कारण है वो समान मात्रा में होने के कारण क्या होता है, परमाणु है वो उदासीन होता है। यह मॉडल है वो रदरफोर्ड की जो स्वर्ण पत्र का प्रयोग है वो नहीं समझा पाया। इसकी ये प्रमुख कमी है, क्योंकि ये जो मॉडल है वो रदरफोर्ड की जो स्वर्ण पत्र की जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया उसके बारे में ही है। ये मॉडल है वो नहीं समझा पाया। जो बाहरी जो आवरण है वो हो गया धनावेशित गोला, और इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो हो गए ऋण आवेशित कण। इस प्रकार की जो व्याख्या किसने की, थॉमसन ने की। अब हम रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है उसके बारे में है वो चर्चा करेंगे कि 1911 में सोने की पतली पन्नी पर है वो अल्फा किरणों की बौछार किसके द्वारा करवाई गई, रदरफोर्ड के द्वारा है वो अल्फा किरणों की है वो बौछार है वो करवाई गई। सोने की पतली पन्नी पर 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर पर उच्च ऊर्जा वाली अल्फा किरण यानी हीलियम का जो नाभिक है उसकी बमबारी है वो करवाई गई। झिल्ली के चारों तरफ है वो जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार पर्दा है वो रखा गया, जिसके कारण अल्फा जो कण है वो पर्दे से टकराकर फ्लश होते हैं, यानी कि जो अलग अलग है वो जाते हैं। इस कारण अल्फा किरणों की दिशा है वो ज्ञात है वो हो जाती है। इन्होंने बताया कि जो अल्फा जो किरणें हैं, इन्होंने अल्फा किरणें हैं वो इसकी बौछार है वो ये हो गई सोने की पतली पन्नी, जो कितने जो नैनोमीटर की थी, 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर की थी ये सोने की पतली पन्नी। इन्होंने अल्फा किरणों की बौछार है वो इस पन्नी पर करवाई, क्योंकि सोने की पतली पन्नी का ही प्रयोग इसलिए किया गया कि जो सोना है उसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता है वो ज़्यादा होती है। आघात वर्धनीयता मतलब जब भी अल्फा किरण है वो आएगी तो तेज ध्वनि उत्पन्न होगी, और अलग अलग है वो जब भी गिरेगी तो पता चलेगा कि ये ध्वनि है वो किस तरफ है वो जा रही है। तन्यता का मतलब यानी सबसे ज़्यादा पतली है वो की जा सकती है। इस कारण इन्होंने जो सोने की पतली पन्नी है उसका प्रयोग किया। यहाँ से इन्होंने अल्फा किरणों की है वो बौछार करवाई, जिसमें से जो अधिकांश और कण है वो सीधे निकल गए और अलग अलग है वो बिखर गए, जिसमें से कम 20,000 में से एक कण है वो वापस आ गया। तो ये समझ गए कि जो परमाणु होता है उसके अंतर्गत धन आवेशित कण व ऋण आवेशित कण के अलावा एक और कण है वो पाया जाता है, और वो कण होता है न्यूट्रॉन। इन्होंने नाम दिया, इस कारण कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन की खोज है वो रदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की। ये रहा जिंक सल्फाइड का आवरण, और ये रही सोने की पतली पन्नी, और अधिकांश जो कण है वो सीधे निकल गए और अलग अलग दिशा में है वो फैल गए। लेकिन जबकि एक कण ऐसा था जो 20,000 कण में से एक कण ऐसा था जो वापस है वो टकराकर वापस आ गया। इसी कारण ये समझे कि परमाणु में एक कण है वो अतिरिक्त पाया जाता है।
यह प्रयोग अधिकांशतः अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग भी है वो कहलाता है, क्योंकि अल्फा किरण की बौछार करवाए जाने के कारण है ये प्रयोग है वो अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग है वो कहलाता है। रदरफोर्ड के सहयोगी कौन कौन थे? गिगर तथा मार्शडेन है वो सहयोगी थे। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्थर को ही चुना क्योंकि सोने में है वो तन्यता व आघात वर्धनीयता है वो अधिक होती है। अल्फा कण के रूप में हीलियम का प्रयोग है वो इसलिए किया क्योंकि जो हीलियम है वो सबसे ज़्यादा है वो उत्कृष्ट गैस है वो मानी गई है। इस कारण इन्होंने हीलियम जो धातु है उसी का है वो हीलियम जो गैस है उसी का है वो प्रयोग इन्होंने किया। इसका जो वो इन्होंने प्रयोग किया उसका जो प्रेक्षण है वो क्या क्या निकला कि अधिकांश कण है वो सीधे निकल गई। कुछ अल्फा कण थीटा कोण से टकराकर है वो विचलित हो गए। लगभग 20,000 कणों में से एक कण है वो लौट कर है वो आ गया। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अधिकांश अल्फा कण सीधे क्यों निकल गए? क्योंकि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला होता है, जिस कारण जो परमाणु है यहाँ से टकराकर अल्फा किरण से टकराकर है वो अधिकांश कण है वो सीधे निकल गए। खोखला परमाणु है इसी कारण जो कण है वो सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कणों का विक्षेपण हो जाता है, इसलिए निश्चित ही उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होगा। अतः समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक की व्याख्या भी है इन्होंने, बीच वाला जो भाग है उसे नाभिक कहा जाता है, जिसके कारण है वो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ है वो नाभिक को आकर्षित करता है, यानी कि प्रोटॉन को है वो आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं तथा इन वर्ताकार पथों को कक्ष या कक्षक है वो कहा जाता है। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार पक्ष में है वो चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर होता है प्रोटॉन यानी कि नाभिक, और जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार पक्ष में है वो इसके चक्कर लगाते रहेंगे। तो उन जो कक्ष थे उन्हें कक्ष या कक्षक है वो इन्होंने कहा। परमाणु है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन है वो समान रूप से होते हैं। इनकी जो कमियां थी वो क्या क्या थी? रदरफोर्ड की कमियां थी कि ये परमाणु का जो स्थायित्व है उसकी व्याख्या है वो नहीं कर सके। रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या है वो नहीं कर सके। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्पष्ट नहीं कर सके। इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है, ये रदरफोर्ड है वो स्पष्ट नहीं कर सके। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो नाभिक में ही क्यों गिर जाते हैं, इसकी व्याख्या है वो नहीं कर सके। इन्होंने ये तो बताया दिया कि जो नाभिक होता है उसके अंतर्गत है वो प्रोटॉन और इसके अलावा एक और कण पाया जाता है, लेकिन उसकी व्याख्या है वो नहीं कर सके। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ है वो गति करते रहते हैं, और जब अंत के अंतर्गत है जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में ही है वो क्यों गिर जाते हैं, इसकी व्याख्या है वो रदरफोर्ड नहीं कर सके। इस कारण जो ये सिद्धांत था रदरफोर्ड का सिद्धांत, उसे अमान्य कर दिया गया रदरफोर्ड के सिद्धांत को, और जबकि जो थॉमसन का जो सिद्धांत था उसे भी है वो अमान्य कर दिया गया, क्योंकि ये रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग की है वो व्याख्या नहीं कर सके। इस कारण इसे अमान्य कर किया गया। जबकि रदरफोर्ड को क्यों किया गया, क्योंकि ये जो परमाणु मॉडल था ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो अंत में नाभिक में क्यों गिर जाते हैं, इसकी व्याख्या है वो नहीं कर सका। इस कारण है वो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसे भी अमान्य कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे नील्स बोर का मॉडल, जो कि 1913 में दिया गया था। वर्तमान में है वो हम इस मॉडल का ही है वो प्रयोग करते हैं। वर्तमान में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है नील्स बोर का जो सिद्धांत है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, उसके बारे में है वो हम अब बात करेंगे। इन्होंने बताया कि जो बीच के अंतर्गत है वो न्यूट्रॉन
और प्रोटॉन है वो पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाहर है, वो निश्चित कक्षा में है वो चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बाहरी होता है इन्होंने नाम दिया कि ये होता है के, और इसके अंदर होता है एल, और इसके जो के बाहर होता है वो होता है एल, और एल के जो बाहर होता है एन। इसी प्रकार है वो आगे संख्या है वो जाती जाती है। और जो नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन चक्रों को इन्होंने क्या नाम दिया? कक्ष या कक्षाएं नाम इन्होंने दिया। तो रदरफोर्ड ये रहा, अंदर रहा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हो गया नाभिक। नाभिक की खोजा वो रदरफोर्ड ने है वो कर दी गई थी, और जो कक्षाएं हैं वो होती है के, एल, एम, एन। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं। बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। यह कक्ष या कक्षाएं हैं वो कहलाती हैं के, एल, एम, एन, और आगे हैं ये संख्याएं है वो बढ़ती जाती है। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2n² है वो होती है। प्रत्येक जो कक्षा होती है इसके अंतर्गत है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2n² है वो होती है। तो n है, जहाँ n है वो कक्षाएं हो गई, तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है, तो कक्षा बराबर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के की हमें ज्ञात करनी है, तो हम बोलेंगे कि 2, ये इस सूत्र से है वो ज्ञात करेंगे। मान लो हमें के की ज्ञात करनी है, तो 2 इंटू एन का मान क्या आया? 1, यानी 1 प्रकार की कक्षाएं हैं, तो 2 इंटू 1 यानी बराबर आ गया 2। इस प्रकार जो संख्याएं हैं वो आ गई। 2l है, यानी दूसरे कक्षा की हमें ज्ञात करनी है, तो 2 का 2 और इंटू 2 की पावर 2 बराबर आ गया 8। इस प्रकार है वो m की है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, तो 18 आ गई। इस प्रकार जो फोर्थ कक्षक है उसकी संख्या ज्ञात करते हैं, तो 32 है वो आ गई। n का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक से है वो दूर हो जाती हैं, यानी कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा तो जो कक्षाएं हैं वो नाभिक से है वो दूर हटती जाएगी। के बराबर कक्षा की सबसे कम ऊर्जा n बराबर 1। बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक ही अगर कक्षक है तो इसकी ऊर्जा में है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो इसकी ऊर्जा है वो डिफरेंट नहीं होगी, एक ही होगी। फिर भी इस मॉडल में है वो कुछ कमियां रह गई थी कि अधिकांश इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को है ये मॉडल स्पष्ट नहीं कर सका। परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को है ये मॉडल स्पष्ट नहीं कर सका। उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चलता है कि परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बंट जाता है। इनकी व्याख्या है वो ये नहीं कर सका। यानी बोर है वो उच्च परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व होते हैं उनकी व्याख्या है ये नहीं कर सका। नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है ये। तो आज हमने परमाणु व परमाणु से संबंधित जो मॉडल है, सिद्धांत है वो दिए गए, उसकी व्याख्या, उनकी सभी की व्याख्या है वो आज हमने की। इन्होंने जो थॉमसन है इन्होंने तो धनावेश है वो बताया, इन्होंने कि धनावेशित गोला होता है परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो बिखरे हुए होते हैं। जबकि रदरफोर्ड है इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो परमाणु होता है उसमें 2 भाग होते हैं। इसके अंदर होता है एक नाभिक और जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ है वो चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो रदरफोर्ड है वो परमाणु नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो अंत में नाभिक में है इलेक्ट्रॉन क्यों गिर जाते हैं इसकी व्याख्या नहीं कर सका। जबकि जो बोर है इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर जरूर लगाते हैं लेकिन ये
जो नाभिक होता है उसमें कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं के चारों तरफ है वो बोर है वो चक्कर लगाते हैं। इस कारण है वो जो बोर का जो मॉडल है वो सर्वमान्य है, वो सिद्धांत है वर्तमान के अंतर्गत है, और हम जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसे ज्ञात कर सकते हैं 2n² के माध्यम से। और लेकिन जो बोर का परमाणु जो मॉडल है वो अधिकतम जो परमाणु प्रतिरूप है उनकी व्याख्या है वो नहीं कर सका। फिर भी बोर के मॉडल में है ये कमियां है वो रह गई थी। बोर के परमाणु मॉडल के अंतर्गत थॉमसन है, इन्होंने परमाणु को सबसे जो डाल्टन है इन्होंने परमाणु को है वो सबसे सूक्ष्म कण है वो बताया, और जो इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसे ना तो बनाया जा सकता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में इन्हें पुनः व्यवस्थित है वो नहीं किया जा सकता, ना तो इसे बनाया जा सकता है और ना ही इस परमाणु को है वो नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत परमाणु को है वो नष्ट नहीं किया जा सकता। और थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसमें थॉमसन ने है तरबूज, बूंदी के लड्डू और प्लम पुडिंग जो केक है उसकी जो व्याख्या है वो परमाणु के अनुसार है वो की। तो आगे की क्लास में है वो हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।